दोस्तों, सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिन्वू जब अपने जॉब चेंज मिशन को पूरा करने के लिए एक डंजन में गया था तो यहाँ पर जिन्वू को काफी सारे सिपाही और इग्रिस नाम का एक सैनिक मिला था और जिन्वू ने काफी ज्यादा घायल होने के बाद उन सभी को हरा दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और पोर्टल्स खुल गए थे जिनके अंदर से और भी ज्यादा सैनिक बाहर निकलकर जिन्वू पर हमला करने लगे थे और जिन्वू इस हालत में नहीं था कि वो इन सभी को हरा पाए। इसी वजह से जिन्वू उनसे पिटने लगा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये सारे सैनिक एक साथ जिन्वू पर हमला करते हैं और उसे काफी बुरा पीटते हैं। यहाँ जिन्वू इन सभी से लड़ते लड़ते अब काफी ज्यादा थक जाता है और उसका स्टेमिना भी अब काफी कम हो चुका था। मगर यहाँ पर जिन्वू हार नहीं मानता। वो जानता था कि हारना कैसा होता है क्योंकि वो पहले एक ई रैंक का हंटर था और वो हमेशा ही हार जाता था। इसी वजह से अब जिन्वू इन सभी सैनिकों से लड़ना जारी रखता है। मगर अब जिन्वू को और भी ज्यादा चोट लग जाती है और अब जिन्वू को अपने मन में ही वो सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जब लोग उससे कहते थे कि ये तो इंसानियत का सबसे वीकेस्ट हंटर है। ये तो ई रैंक के पोर्टल में भी घायल हो गया था और हॉस्पिटल पहुंच गया था। यह अब जिन्वू को हेलुसिनेशंस भी होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर सोंग और जूही भी उसे कमजोर होने की वजह से हंटर का काम छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। यहाँ जिन्वू को उसका पुराना रूप भी दिखाई देता है जो कि जिन्वू से कहता है, इतनी पावर पाने के बाद तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरफ हम चेयरमैन गो को भी देखते हैं जो कि अब जिनचुन को बताते हैं कि 3 साल पहले जब सारे हंटर्स ने मिलकर जेजू आइलैंड पर रेड की थी तब मैं पूरी तरह से फिट नहीं था और उस वक्त सारे हंटर भी जेजू आइलैंड पर बुरी तरह से हार गए थे और उस समय मासूम लोगों की भी जान गई थी। इसी वजह से हंटर्स सदमे में चले गए थे और वो लोग आज तक उस दर्द को नहीं भूल पाए हैं। इसी वजह से मैंने उन हंटर्स को वहां पर दोबारा जाने की परमिशन दे दी। यहाँ चेयरमैन गो की बातों से हमें पता चल जाता है कि जेजू आइलैंड पर जब काफी सारे हंटर्स ने मिलकर तीसरी रेड की थी तो वहां पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्होंने एस रैंक के हंटर्स तक को हरा दिया और काफी सारे इंसानों की भी जान ले ली। खैर, इस तरफ जिन्वू को उसका पुराना रूप दिखाई दे रहा था जो कि जिन्वू को कमजोर होने की वजह से रुक जाने के लिए बोलता है। मगर जिन्वू अपने पुराने रूप की कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक सैनिक जिन्वू के सर के ऊपर हमला करता है और उसे जमीन में मार देता है जिससे अब जिन्वू के सर से खून निकलने लगता है। फिर यहाँ वो सैनिक जिन्वू के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने वाला था और ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब जिन्वू मारा जाएगा। लेकिन तभी जिन्वू का डेली मिशन पूरा करने का टाइम खत्म हो जाता है और टाइम खत्म होने की वजह से जिन्वू तुरंत ही पेनल्टी जोन में चला जाता है क्योंकि अब उसे पेनल्टी भुगतनी थी। यहाँ जिन्वू पेनल्टी जोन में आते ही सैनिकों से बच जाता है और सोचता है कि किस्मत भी आज उसके साथ है। अब यहाँ पर जिन्वू सबसे पहले अपना स्टेमिना बढ़ाता है और अपनी चोटों को भी ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही जिन्वू के ऊपर यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी हमला करने लगते हैं और जिन्वू को इनके बीच में ही सरवाइव करने का कुछ टाइम मिलता है जो कि उसकी पेनल्टी थी। यहाँ अब जिन्वू इन मॉन्स्टर्स से बचकर उन पर हमला करने लगता है। वहीं रात के समय में जिन्हा जब सोकर उठती है तो उसे घर में जिन्वू दिखाई नहीं देता जिससे अब जिन्हा परेशान हो जाती है। इस तरफ जिन्वू अब सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है जिससे अब जिन्वू का और भी लेवल बढ़ जाता है और उसकी फुल रिकवरी भी हो जाती है। यहाँ अब जिन्वू दोबारा से उस डंजन में जाने की तैयारी करने लगता है और अपने स्टोर से कुछ नए हथियार भी खरीदता है। फिर जिन्वू इग्रिस से लड़ाई में जीते हुए उसी स्टोन की मदद से इग्रिस की तरह ही दूर से चीजों को उठाने की पावर हासिल कर लेता है और अब पेनल्टी का टाइम खत्म होता है और जिन्वू दोबारा से उसी डंजन में आ जाता है। इस तरफ चोई चाहे इनको भी अपने साथ जेजू आइलैंड की रेड पर लाया था और उसे यहाँ चलने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब आखिरी बार जेजू आइलैंड पर रेड हुई थी तो तब चाहे इनकी पावर्स अवेक नहीं हुई थी। लेकिन अब चाहे इन एक एस रैंक की हंटर बन चुकी है जो कि इनके बहुत काम आ सकती है। इसी वजह से चोई चाहे इनको भी अपने साथ लाया है। यह अब तभी इन सभी लोगों को रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो कि इन्हें काफी अजीब लगता है। इस तरफ जिन्वू अपने नए हथियार की मदद से अब सारे सैनिकों को काफी स्पीड से मारता है। तभी जिन्वू की नजर सैनिकों के बीच में छुपे हुए जादूगरों पर जाती है और उसे पता चलता है कि ये जादूगर ही यहाँ पर सैनिकों को बुला रहे हैं। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अगर उसे सैनिकों को बढ़ने से रोकना है तो उसे सबसे पहले इन जादूगरों को ही खत्म करना होगा। ये जानकर अब जिन्वू एक एक करके सारे जादूगरों को मारने लगता है और अब बस यहाँ पर 3 ही जादूगर बचते हैं। लेकिन तभी ये तीनों जादूगर मिलकर एक बहुत बड़े गोलम को यहाँ पर बुला लेते हैं जो कि जिन्वू पर हमला करने लगता है। मगर जिन्वू किसी तरह से उस गोलम से भी बचते हुए सभी जादूगरों को मार देता है और साथ ही अब जिन्वू इस बड़े से मॉन्स्टर को भी खत्म करता है और इसी के साथ जिन्वू का ये मिशन भी पूरा हो जाता है। और इस मिशन को पूरा करने के बदले में जिन्वू को कई सारे इनाम और एक पावर मिलती है जिससे जिन्वू मरे हुए लोगों की शेडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और इससे जिन्वू खुद की एक शेडो आर्मी बना सकता है। और यही जिन्वू का जॉब चेंज मिशन था।
यहाँ ये सब देखकर जिन्वू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अब जिन्वू समझ जाता है कि वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। यहाँ जिन्वू अपने नेक्रोमेंसर की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा करते ही जिन्वू को यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की शैडोज की आवाज सुनाई देने लगती है। और ये देखकर जिन्वू सबसे पहले सिस्टम में शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कोड बनाता है जिसमें वो अराइज वर्ड को चुनता है। फिर जिन्वू यहाँ पर सारे सैनिकों की बॉडी से उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज बोलता है, जिसके बाद सारी शैडोज एक्सट्रैक्ट होकर जिन्वू की आर्मी में शामिल हो जाती हैं। ये देखकर अब जिन्वू इग्रिस की भी पावरफुल शैडो को अपनी आर्मी में शामिल करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जिन्वू को पता चलता है कि वो एक लिमिट में ही शैडोज को निकाल सकता है। ये जानकर अब जिन्वू 11 शैडोज को वापस भेज देता है और फिर इग्रिस की शैडो को निकालने के लिए जिन्वू इग्रिस के सामने जाता है और बोलता है अराइज। तभी इग्रिस की शैडो उसके शरीर से बाहर आने लगती है, लेकिन इग्रिस की शैडो काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से ये शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। यहाँ अब जिन्वू के पास 2 मौके ही बचते हैं और अगर जिन्वू ने इन 2 मौकों को भी गवा दिया तो वो इग्रिस की शैडो को कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ अब जिन्वू दोबारा से इग्रिस के सामने अराइज बोलता है और दोबारा इग्रिस की शैडो बाहर आने लगती है, लेकिन एक बार फिर से शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और अब जिन्वू के पास बस एक मौका ही बचा होता है। ये सब देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इग्रिस खुद को रोक रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही यहाँ पर रहा था और वो इस तख्त की हिफाजत कर रहा है और अपने राजा का यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा है। ये देखकर अब जिन्वू इग्रिस से कहता है कि आखिर तुम किस राजा का इंतजार कर रहे हो, वो राजा जो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। जिन्वू इग्रिस से कहता है कि अगर तुम्हें किसी राजा की तरह ही कोई अच्छा इंसान चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो तो वो मैं हूँ। ये बोलकर जिन्वू एक बार फिर से इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज बोलता है और इस बार इग्रिस की शैडो उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इग्रिस की शैडो सारे सैनिकों के साथ जिन्वू के आगे झुकती है और उसकी आर्मी में शामिल हो जाती है। यहाँ अब जिन्वू की शैडो आर्मी उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो कि जेजू आइलैंड पर रेड करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हंटर चोई और बाकी सारे हंटर्स जब उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उन्हें समुद्र में मिला था, तो उन्हें पता चलता है कि जेजू आइलैंड के वो सारे मॉन्स्टर्स अब इवोल्व हो रहे हैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इसी के साथ सीजन 1 की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। खैर, इसके बाद हम जल्दी ही एक नए एनिमे को भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको काफी पसंद आएगा, तो उसे मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।